नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लेके ट्रांसफार्मर की थ्योरी, जैसे कि साथियों इसी चैनल में मैं आपके लिए बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल वीडियो होते हैं इस चैनल में डाल चुका हूं। तो साथियों आप इस चैनल पे आप जाइए, ट्रांसफार्मर की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको साथियों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होता है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। और साथियों इस चैनल पे आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो साथियों आज का जो अपना सेशन होने वाला ट्रांसफार्मर की जो थ्योरी होती है साथियों, वो क्या होती है, पूरी की पूरी थ्योरी, उसके पार्ट्स के नेम, सब चीज आपको इसमें बताया जाएगा। तो देखिए साथियों वीडियो को पूरा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं साथियों, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर साथियों क्या होता है, स्थिर युक्ति या फिर स्थिर डिवाइस होती है जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी तथा पावर को परिवर्तित किए बिना ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। तो चलिए साथियों इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, परिणाम मित्र बोला जाता है, जिसमें कोई चलने वाला या फिर घूमने वाला अवयव नहीं होता। जैसे कि साथियों ट्रांसफार्मर क्या एक स्थिर युक्ति है जिसमें कोई भी मूवेबल या फिर चल पार्ट नहीं होता। साथियों यह क्या होता है, स्थिर रखा हुआ होता है, जिस कारण से इसमें जो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वह क्या होती है, बहुत ही हाई होती है और अधिक होती है अन्य किसी भी मशीन की अपेक्षा। इसकी एफिशिएंसी साथियों 98% तक होती है। ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, विद्युत उपकरणों में संभवतः ट्रांसफार्मर सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त, जिसमें लिखा हुआ है साथियों व्यापक रूप से प्रयुक्त विद्युत उपकरण है। यह किसी एक विद्युत परिपथ में अन्य परिपथ से विद्युत प्रेरण के द्वारा धारा की आवृत्ति को बिना बदले ही विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। मतलब कि यह क्या करता है, फ्रीक्वेंसी तथा पावर को परिवर्तित किए बिना ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। तथा साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर हमेशा ऑलवेज इसी अल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करता है। साथियों यह डीसी पे कार्य नहीं करता। अगर सपोज दैट हम ऐसे डीसी दे देंगे तो जो ट्रांसफार्मर वह क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों, आपको बताऊंगा मैं आगे में, पूरा पूरा डिस्क्राइब करके इसमें आपको थ्योरी बताया जाएगा। ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर एक, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वह सिंगल फेज, थ्री फेज, पॉलीफेज हो सकता है। यह सभी विद्युत मशीनों में सर्वाधिक दक्ष होता है, मतलब कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आधुनिक युग में परिणाम मित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अभिन्न अंग बन गया है। साथियों आप सबको पता होगा जो घरों तक सप्लाई आती है वह भी ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है, जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें क्या होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन होती है। आप सबने पता ही होगा, जो अपने घरों में सप्लाई आती है वह डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के द्वारा आती है, जो क्या होता है, कोर टाइप होता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है ट्रांसफार्मर भैया। किसी ट्रांसफार्मर में एक, दो या अधिक वाइंडिंग हो सकती है। आप सबको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिस कारण क्या होता है, हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो यह बताया गया है इसमें। अगर साथियों ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसमें एक ही वाइंडिंग होगी, लेकिन अभी हम दो वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग बता रहा है। ठीक है, देखिए तो आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर भी आता है, उसमें क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, देखिए किसी ट्रांसफार्मर में एक, दो या अधिक वाइंडिंग हो सकती है। दो वाइंडिंग, जैसे कि इसमें देखिए, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के प्राथमिक, प्राइमरी या द्वितीयक, सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की टर्न्स की संख्या और उनके विभवांतर में निम्नलिखित संबंध होता है। तो साथियों माय डियर फ्रेंड, ये जो संबंध दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यह संबंध पे जो क्वेश्चन उठते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है। वीएस मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज, वीपी मतलब प्राइमरी का वोल्टेज, एनएस मतलब जो सेकेंडरी की टर्न की हो गया, और जो एनपी मतलब सेकेंडरी की टर्न मतलब जो वाइंडिंग की संख्या। ठीक है, वाइंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, देखिए इस सूत्र से स्पष्ट है कि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए दिए हुए मान के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या उचित चयन करके हम द्वितीय वाइंडिंग में इच्छित विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। जब द्वितीय वाइंडिंग का विभवांतर प्राथमिक, बहुत अच्छी बात लिखिए साथियों, जब द्वितीय वाइंडिंग का विभवांतर प्राथमिक वाइंडिंग के, जैसे कि इसमें देख पा रहे साथियों, प्राथमिक वाइंडिंग के विभवांतर से अधिक होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में या फिर ऐसे में ट्रांसफार्मर क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यह
ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको क्या बोलते हैं साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जब कब होगा, जब आपकी प्राइमरी की वाइंडिंग कम होगी, सेकेंडरी की वाइंडिंग अधिक होगी, तो उस कंडीशन में जो वह ट्रांसफार्मर होगा वह क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब कहलाएगा साथियों, जब उसकी प्राइमरी की वाइंडिंग की जो लपेटनों की संख्या वह कम होगी, है ना, अधिक होगी, और सेकेंडरी की क्या होगी, कम होगी, तो वह क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि इन्होंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप। इसके विपरीत जब द्वितीय वाइंडिंग का विभवांतर, विभवांतर मतलब ठीक है वोल्टेज बोल रहा है, वाइंडिंग का विभवांतर प्राथमिक वाइंडिंग के विभवांतर से क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर परिणामित्र को अपचयी ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब भी यह सब तो पढ़ लिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर भी यह एक स्टैटिक डिवाइस है, यह स्थिर रहती है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी तथा पावर को परिवर्तित किए बिना ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है। वह भी जिस प्रकार आप वाइंडिंग रखेंगे, मतलब अगर ज्यादा वाइंडिंग रखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी के रेशो में, जैसा आप रखेंगे उसके हिसाब से वह आपको वोल्टेज प्रदान करेगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर एक मुख्य उपयोगी विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में या कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलता है, जैसे कि मैंने आपको इसके डेफिनेशन में ही बताया था। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा के उपयोगों में सुविधा और दक्षता आती है। ध्यानतः कि आदर्श ट्रांसफार्मर, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में बताया गया। आदर्श ट्रांसफार्मर ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न नहीं करता और न ही शक्ति का परिवर्तन एम्प्लीफिकेशन करता है और न ही आवृत्ति बदलता है। जैसे कि आपको पता होगा, अपने इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है साथियों, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, टॉलरेंस कितना होता है, ±3% होता है। तो अपनी जो प्राइमरी की जो मतलब प्राइमरी की जो अपनी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो सेकेंडरी में भी हमको 50 हर्ट्ज की ही फ्रिक्वेंसी मिलेगी, है ना। ठीक है, तो यह बताना चाह रहा है जो आदर्श ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वह फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, वह वोल्टेज को स्टेप तथा स्टेप डाउन करता, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। आगे देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग विद्युत शक्ति वोल्टता से कम वोल्टता या फिर कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलना होता है। यही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे देखिए आवश्यकता हो, जहां बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जहां जैसी आवश्यकता हो ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा के उपयोग में सुविधा और दक्षता आती है। आदर्श ट्रांसफार्मर ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न नहीं करता और न ही शक्ति का परिवर्तन एम्प्लीफिकेशन करता है, न ही आवृत्ति बदलता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब ये परिणाम मित्र के प्रतीक मतलब कि जो इसके सिंबल्स होते हैं, यह कौन से होते हैं, देखिए। वायु क्रोध ट्रांसफार्मर होता है, एक लोह क्रोध ट्रांसफार्मर होता है, एक सेंटर टेप लोह क्रोध ट्रांसफार्मर होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, एक ही वाइंडिंग, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बोल के बताया था। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह क्या साथियों, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, जो क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिससे घरों में या फिर खेतों में इरिगेशन या फिर जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पोल पे कसा हुआ 3 फेज ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। अब भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी परिचय की, बोल रहा है। देखिए अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, अभी हम इसकी डेफिनेशन बताया था, मतलब वही सब पूरा का पूरा क्लियर करते हुए चल रहा है, क्या होता है कैसा होता है सब बताया जा रहा है। ठीक है, उसमें अब जैसे कि मैं साथियों आपको जो मेरे ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट में उसमें जितने भी ट्रांसफार्मर डाला हूँ मैंने, सब के सब 3 फेज ट्रांसफार्मर है और सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और सब क्या है, अपने कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो इन्होंने बताया भैया पीडीएफ महाशय ने कि देखिए आप देख पा रहे हैं, यह क्या एक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और ये क्या एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो यह कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और ये भी कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देखिएगा, यह क्या है साथियों, आप देख पा रहे हैं, यह भी सिंगल फेज है, ये 3 फेज है। दोनों में डिफरेंट क्या आप देख पा रहे होंगे, एक कोर टाइप है माय डियर फ्रेंड और एक क्या सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। तो इनमें बेसिक सा डिफरेंट क्या होता है कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वह क्या करता है, कोर को ढके हुए रहता है, तथा जो साथियों सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वह क्या करता है, बाहर से कोर उसमें दिखती है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, कोर टाइप तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर बिटवीन डिफरेंस। अगर आप देखा जाए तो इसके साथ ही 7-8 वो भी है, मैं डाल दूंगा इसमें फोटो खींच के आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में
कोर के चारों ओर वाइंडिंग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के चारों ओर क्या है, वाइंडिंग लगी हुई है। तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के बाहर कोर होती है। देखिए साथियों, ये आप देख पा रहे हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के बाहर क्या लगी हुई है, कोर लगी हुई है। ठीक है, हो गया साथियों ये क्लियर आपको। मैं इससे रिलेटेड जो इनके डिफरेंट होते हैं कोर टाइप और सेल टाइप में क्या होते हैं वह भी आपके लिए इसमें डाल देता हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बताया भैया इन्होंने, इनके जो संरचना होती है वह बताया है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आप देख पा रहे हैं परिणाम मित्र संभवतः सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आने वाली वैद्युतिक उपकरण है। उद्योगों में, जैसे कि आप सबको पता होगा, उद्योगों में दिष्ट धारा की अपेक्षा, मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा जो कि प्रमुख है उसका सारा श्रेय केवल परिणाम मित्र को ही जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ऐसी डिवाइस है साथियों जो केवल एसी पे ही कार्य करती है, डीसी पे कार्य नहीं करती। डीसी देने से क्या होगा, इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्टेंस नहीं होगा, तो वह जो वाइंडिंग होगी वह क्या होगी, जल जाएगी और ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, हमारा कुछ काम नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यह देखिए यह ऐसा शादित्र या फिर लिखा हुआ है, यह ऐसा उपकरण होता है जो निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निम्न धारा में और उच्च वोल्टता की निम्न धारा को निम्न वोल्टता की उच्च धारा में बदलता है। ठीक है, यह सब आपको पता हो गया होगा इसके बारे में। ठीक है, बदलने का यह काम ऊर्जा की न्यूनतम हानि और मतलब ये बोल रहा है साथियों, बदलने का यह काम ऊर्जा की न्यूनतम हानि से और साधित्र में बिना किसी गतिमान भाग की, मतलब जो उपकरण में बिना किसी गतिमान भाग की सहायता से संपन्न होता है। जैसे कि ट्रांसफॉर्म एज ए स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, है ना। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 100 वोल्ट की 10,000 वाट विद्युत शक्ति के परिणमन के लिए 100 एम्पीयर धारा की आवश्यकता होती है, जबकि वही विद्युत शक्ति मतलब 10,000 की वोल्टता पर भेजने के लिए केवल 1 एम्पीयर धारा पर्याप्त होती है। अतः दूसरी स्थिति में पहली की अपेक्षा बहुत ही कम व्यास वाला और इस कारण सस्ता चालक आवश्यक होता है। साथियों, जो केवीए को एम्पियर में चेंज करते हैं, मैं उसका भी एक फोटो इसमें डाल दे रहा हूँ, आप उसे समझ जाएंगे कि 11 केवीए साइड में क्या होता है कि उसमें साथियों कम एम्पियर, मतलब कम एम्पियर आता है, और जो एलटी होता है उसमें क्या होता है, अधिक एम्पियर आता है। कैसे आता है आप निकाल पाएंगे, इसमें आप फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना। हाँ भैया, जो परिणाम मित्र होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, परिणाम मित्र का कार्य संचालन जो मतलब ट्रांसफार्मर होता है माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत, मतलब साथियों जो होता है माइकल फैराडे ने दिया था, मतलब इसकी जो खोज की थी कौन ने की थी भैया, माइकल फैराडे ने की थी। कब की थी भैया, 1831 में की थी। जिसके अनुसार क्या हुआ, देखिए बोलिए इन्होंने बताया है, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स परिपथ द्वारा परिबंध में क्षेत्र की आर पर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सरलतम रूप में परिणाम मित्र में 2 अलग अलग कुंडलियां होती हैं जिनका चुंबकीय परिपथ एक ही होता है। तो देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहलाता है भैया, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई देते हैं, तो इंडक्शन के कारण जो सेकेंडरी होता है उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो जो एसी होती है साथियों प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव बार बार प्लस माइनस होता है। ठीक है, जिससे वहाँ फ्लक्स कटता है, मतलब उससे क्या होता है साथियों सेकेंडरी में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, शक्ति के प्रवाह की दिशा के अनुसार परिणामित्र के कुंडलनों का अभी निर्धारण किया जाता है, अर्थात किसी कुंडली को प्राथमिक कहेंगे या फिर किसे द्वितीयक कहेंगे, ये कैसे कहेंगे ये बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए प्राथमिक कुंडली वह है जिसे प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ते हैं, जिसे सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है या फिर जो मतलब प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। द्वितीय वह है जिसमें लोड डाला जाता है। ठीक है, जिसपे क्या होता है, लोड डाला जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में स्थानांतरित होती है। आदर्श परिणाम मित्र के क्रिया संचलन की विशेषताएं देखिए साथियों, आपने देख लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है या फिर विद्युत वाहक बल जो जाता है वो किसके कारण जाता है भैया, प्रेरण इंडक्शन के कारण जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, जो अपना आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, उसमें क्या होता है, लॉसेस को नगण्य माना जाता है, जिस कारण जो उसकी इफिशियंसी होती है साथियों कितनी होती है, 100% होती है, क्योंकि जो आइडियल कंडीशन बोला है तब। ठीक है, तो देखिए आदर्श परिणामित्र के क्रिया संचालन की विशेषता क्या है, कुंडली में प्रतिरोध का न होना, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस क्या होगा, न के बराबर न होगा, लीकेज फ्लक्स क्या होगा, न होगा, शिथिल लॉस से हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, सब चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके बताया, साथ ही वह सब जानेंगे, भंवर धारा जिसे एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, तो साथ ही इसी टाइप के वीडियोस तथा ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल वीडियोस इस चैनल पे मैं डालते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।